जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय फ्री डेमो क्लास नंबर 2। आई वार्मली वेलकम यू ऑल हियर। मे बी सम स्टूडेंट्स जो हैं वो नए हों यहाँ पर, सो आई वांट टू गिव अ क्विक रिमाइंडर ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। इससे पहले हमने लास्ट संडे को इसी टाइम पर एक क्लास की थी, and in that class we discussed some really very important topic that tenses are not enough and English is beyond tenses. उस क्लास में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी, ऐसी एग्जाम्पल्स को हमने रिव्यू किया था जिसमें टेंस की कोई मिस्टेक नहीं थी। यानी जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ एस सी एस लगा दें, तो हमने ये मिस्टेक उसमें नहीं की। बट स्टिल देयर वर टू सेंटेंसेस, वन वाज राइट एंड द अदर वाज रॉन्ग। तो हमने ये सीखा था कि टेंसेस काफ़ी नहीं हैं इंग्लिश ग्रामर में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी राइटिंग इम्प्रूव हो सके और एक्सेप्टेबल हो सके। आज की क्लास में हम वही चीज़ों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे उन चीज़ों में जो टेंसेस से हटके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं और उनको क्या कहते हैं। तो आज की हमारी क्लास इस चीज़ पर होगी और आज मैं आपको इंशाल्लाह उनमें से एक दो चीज़ों के रूल्स बताऊंगा। हम थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास भी पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी टू लर्न विद एस। जी, सो द पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। चलें आज यहाँ से बात शुरू करते हैं कि किसी भी जबान को सीखने का क्या मकसद होता है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं? So, the purpose of learning a language is to convey our concepts or ideas in such a way that a person who is reading or listening to our words understand our complete sense. ठीक है? किसी भी जबान को सीखने का जो मकसद है वो क्या होता है कि हम बयान कर सकें या ज़ाहिर कर सकें अपने नज़रियात या ख़यालात को इस तरह से कि जो सुनने वाला या पढ़ने वाला है वो हमारा मतलब मुकम्मल तौर पर समझ ले या वो हमारे अल्फाज का मतलब मुकम्मल तौर पे समझ ले। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी चीज़ जो लिखी है, इसमें एक बड़ी एक बात छुपी हुई है। मैंने लिखा रीडिंग और लिसनिंग। ठीक है, सामने वाला कौन हो सकता है? रीडिंग कर सकता है, हमारी बात को, लिखी हुई बात को पढ़ सकता है, या हमारे अल्फाज को सुन सकता है जिसको हम लिसनिंग कहते हैं। तो इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी तो बना कि हम भी तो कुछ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम राइटिंग करेंगे या स्पीकिंग करेंगे। तो इस वजह से इंग्लिश में 4 स्किल्स होती हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। और इन्हीं 4 स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है हमारे इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस में, जो कि ख़ास तौर पर आइल्स की बात कर लीजिए, टॉफल की बात कर लीजिए, या फिर जितने भी हमारे दूसरे इस तरह के एग्जामिनेशन हैं जहाँ पे हमारी कंप्लीट वो देखना चाहते हैं कि हमारी असेसमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे वो हमारी इन 4 स्किल्स का अलग अलग टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उसकी यही रीजन है। चलें, सो टू कन्वे आवर सेंस इन इंग्लिश वी यूजुअली यूज सेंटेंसेस। लिहाजा अपने मतलब को इंग्लिश में जाहिर करने के लिए हम अमूमन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने अमूमन लिखा, ऑलवेज नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी यूज करते हैं जो जुमले तो नहीं होते लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सेंस होती है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेजेस। मैं अगर कहूँ वाइट ऑन राइट, अब मैं किसी के साथ चेस की गेम खेल रहा हूँ और मैं कहता हूँ वो बंदा भूल रहा है बोर्ड कैसे सेट करना था। ये चेस प्लेयर्स को पता होता है, उनको बोर्ड सेट करने में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है जिन बोर्ड्स पे नंबरिंग ना हो। तो मैं कहता हूँ वाइट ऑन राइट। अब मैंने कहा दाएं तरफ सफेद, उसको समझ आ गई भाई मैंने बोर्ड इस तरह सेट करना है कि वाइट साइड राइट पे आए। ठीक है, अब मैंने कोई कंप्लीट जुमला नहीं बोला, एक फ्रेज बोला, लेकिन उसको बात समझ आ गई। तो ऐसे भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, लेकिन अमूमन हम पूरा जुमला इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं जुमला किसे कहते हैं। अगर मैंने कहा जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं है उसको फ्रेज कहते हैं, तो जुमला क्या होगा?
सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा जी, सो जुमला कहेंगे आ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस इन इट। एक जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ है या ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें मुकम्मल मानी मौजूद होता है। आप जुमला सुनने या पढ़ने के बाद कंफ्यूज नहीं रहते, तो इस चीज को कहते हैं जुमला। तो अब हम आते हैं अगली चीज पर, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के हमारे टॉपिक का जो हेडिंग थी वो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द हार्ट ऑफ स्पीच। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्यों ऐसा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि मैं उन्हें हार्ट ऑफ स्पीच कह रहा हूं, यानी बात का दिल। ठीक है, so as every sentence is made using several words that together give a complete sense, जैसे कि हर जुमला बनता है कई सारे अल्फाज के इस्तेमाल से जो मिलकर एक मुकम्मल मानी देते हैं। एवरी वर्ड हैज इट्स यूनिक वैल्यू। हर लफ्ज की अपनी एक अलग कदर है या खास अहमियत है। एंड स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स, और उसके खास ग्रामर के उसूल जवाबित। ठीक है, दीज वर्ड्स, ये अल्फाज, दैट मेक अ सेंटेंस, जो कि एक जुमला बनाते हैं, आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हें कहते हैं स्पीच के हिस्से या पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसलिए अब हमें इनको पढ़ना जरूरी है कि दो वजूहात हैं, एक तो उनकी यूनिक वैल्यू है हर पार्ट ऑफ स्पीच की, और सेकंड रीजन इज दैट उसके ग्रामेटिकल रूल्स हैं। मैं जब छोटा था ना तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सीखे थे, बिकॉज आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज की लॉजिक ढूंढना चाहता है, और मुझे लॉजिक किसी ने दी नहीं तो मैंने सीखे नहीं। फिर अब मुझे समझ आई जब मैंने सीखना शुरू किया कि दे आर, वाई आर दे इम्पोर्टेंट। दे आर इम्पोर्टेंट क्योंकि उनके रूल्स अंग्रेजों ने बताए हैं जिनकी लैंग्वेज है। और अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, हम रूल्स नहीं अप्लाई कर सकेंगे। और अगर रूल्स अप्लाई नहीं हो सकेंगे तो वो वाला काम होगा जो पिछली क्लास में हुआ था कि टेंस तो सही होगा लेकिन जुमला गलत हो जाएगा। पिछली क्लास में अगर आप गौर करें तो हमारा फोकस इसी चीज पर था कि हमने टेंसेस सही लिखे लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स गलत यूज कर दिए। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स गलत यूज हो गए तो जुमले खराब हो गए, अनएक्सेप्टेबल बन गए। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना बहुत जरूरी है ताकि हम उन पे रूल्स को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम क्या प्रोसेस करते हैं लर्निंग का, पहले हम उनकी आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं, डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, फिर उनको जुमलों में जगह जगह पे आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उनके रूल्स को याद करके अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी स्पीच को या अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलें आगे चलते। नाउ कंसीडर अ सेंटेंस, Umar is going to school on a red metallic bicycle with his friend who belongs to a noble family। अब इस जुमले को देखिए, उमर इज गोइंग टू स्कूल, उमर स्कूल जा रहा है, ऑन अ रेड मेटेलिक बाइसाइकिल, एक लाल रंग की मेटल की बनी हुई साइकिल पर, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ, हु, जो के, बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, एक काबिल इज्जत फैमिली से ताल्लुक रखता है या काबिल इज्जत खानदान से ताल्लुक रखता है। ठीक है, अब आप में से कोई वॉलंटरीली बताना चाहेगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच छुपे हैं इस जुमले में? अगर कोई बताना चाहे तो मैं इसके जी लिए सर, 10। इस नाउन है। जी सॉरी। जरा एक 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 करके शुरू कीजिएगा, अगर आप शुरू करें। उम्र क्या है जी? उमर नाउन है इसका। जी, आगे आगे आप बढ़ती जाइए और बताते जाइए प्लीज। इज गोइंग टू ये तो हमारा हो गया टेंस। वर्ब, टेन, हेल्पिंग वर्ब के साथ। जी वर्ब है, बिल्कुल ठीक है, हेल्पिंग टू वर्ब के साथ। हमारा हो गया preposition। ओके। स्कूल अगेन नाउन। ऑन ओके preposition आ आर्टिकल है। जी। रेड एडजेक्टिव है। मेटालिक एडजेक्टिव है। अच्छा, रेड भी बाइसिकल नाउन है। एडजेक्टिव, रेड भी आपने एडजेक्टिव जी। कहा और मेटालिक को भी जी सर, एडजेक्टिव कहा। कलर है ना। ओके, जी, अच्छा चलें ठीक। बोथ बोथ ओके, आर एडजेक्टिव्स।
ओके। बाइसिकल नाउन है उसका, विच जी। अगेन वो है preposition है। ओके। हिज प्रोनाउन है। जी। फ्रेंड नाउन है। जी। और हु कंजंक्शन है। ओके। बिलोंग्स अगेन वर्ब है। टू जी। preposition है। आ जो है आर्टिकल है। नोबल जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फैमिली नाउन है। अच्छा। ओके। अच्छा, किसी को इसमें और कुछ ऐड करना है या किसी को कंट्राडिक्शन है इस बात से जो इन्होंने कहा? ओके, नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच तलत, आपने बिल्कुल सही बताया है। सिर्फ एक दो जगह पे इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। वो मैं करता हूँ। आपने कहा रेड भी एडजेक्टिव है, मेटालिक भी एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव की जो स्पेलिंग है उसमें डी भी होता है, लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन अमूमन जो दुरुस्त मानी जा रही है वो एडजेक्टिव है। यानी डी बिल्कुल आप नहीं, मतलब या तो बोलेंगे तो बिल्कुल कम, लेकिन सुनाई नहीं देगा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। अच्छा, तो अब रेड भी आपने कहा ये है, और सेकंडली आपने नोबल को भी कहा कि नोबल भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फैमिली भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके जी, अब हम जरा देखते हैं इसका आंसर। हाँ, आपने हु को कहा सॉरी सर, कंजक्शन ना। फैमिली इज अ नाउन, फैमिली कलेक्टिव नाउन है। तो सॉरी। नोबल क्या है, नोबल क्या है? नोबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर। अच्छा, ठीक है। नहीं, नोबल, सॉरी सॉरी, नोबल इज आल्सो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एग्जैक्टली, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, और हु आपने कहा कंजंक्शन है, राइट? जी। जी अच्छा। सर, बिल्कुल ओके, ऐसे ही। चलें, ठीक है। अब हम इसको जरा आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दैट्स इट। उमर इज अ नाउन, परफेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट। गोइंग वर्ब है, ठीक है। टू preposition है, स्कूल नाउन है, ऑन preposition है, ए आर्टिकल है, लेकिन रेड एडवर्ब है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया कि रेड एडवर्ब कैसे बन गया। रेड तो एडजेक्टिव होता है, बिल्कुल, रेड एप्पल, रेड एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब क्यों बन गया, डेट इज अ क्वेश्चन। अच्छा, सेकेंडली हु को रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लिखा गया, कंजंक्शन नहीं लिखा गया? ठीक है। एंड बिल्कुल आपने नोबल को सही कहा कि वो एडजेक्टिव है। तो अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे रीजन बताऊंगा, और इससे हमें ये बात समझ आ जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। रेड एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है जब उसके साथ सिंपल नाउन हो, लेकिन अगर रेड के आगे एक और एडजेक्टिव मौजूद है जो कि मेटालिक है, तो फिर रेड एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। फिर रेड अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा एडवर्ब में। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव सिर्फ एक नाउन के साथ यूज हो सकता है, एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं हो सकता। ठीक है। और किसी दूसरे एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब के तीन काम हैं। एडवर्ब या तो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, या एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है, या किसी अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही रन्स वेरी फास्ट। अब वेरी भी एक और एडवर्ब है, ये किसको बता रहा है, फास्ट को, कि कितना तेज, बहुत तेज। ठीक है, तो फास्ट भी एडवर्ब, वेरी भी एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज क्लियर होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना मजबूरी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, हम उनकी आइडेंटिफिकेशन सही से नहीं कर सकेंगे। और अगर आइडेंटिफिकेशन सही से नहीं होगी, तो हमें जो रूल्स हम पढ़ेंगे कहीं पे लिखे हुए, ग्रामर में, किसी बुक में लिखे हुए, रन एंड मार्टिन में हमने रूल्स पढ़ लिए कि ऐसे 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 करना है, तो वहां पे फिर हम रूल्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, हु को मैंने कंजंक्शन नहीं कहा, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहा है? रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक ही टाइम पर प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था, काम कंजंक्शन का ही है, जोड़ना, लेकिन ये साथ में बात को पीछे रेफर भी करते हैं। ठीक है। देखें, उमर इज गोइंग टू स्कूल ऑन अ रेड मेटालिक बाइसिकल विद हिज फ्रेंड हु बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। कौन बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली? जो फ्रेंड जिसके साथ वो जा रहा है। ठीक है। तो हु बात को उसके फ्रेंड की तरफ रेफर कर रहा है, बैक पे, तो इस वजह से ये काम कर रहा है प्रोनाउन का। ठीक है। और दो जुमलों को या दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो ये काम कर रहा है कंजंक्शन का। तो ये मल्टीपर्पस है यहाँ पर। ठीक है।
तो अब हम आगे चलते हैं और ये हमें बात क्लियर हुई कि तमाम जो जुमले हैं वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बनते हैं। इवन फ्रेजेस भी पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बनते हैं। तो पॉइंट ये है कि जितने भी हम इंग्लिश में चीज़ें पढ़ेंगे वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। So there are total 8 parts of speech, लेकिन आर्टिकल्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल है और इतने ज्यादा आर्टिकल के रूल्स हैं कि हमें आर्टिकल को अलग पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे शो करना पड़ा। तो इसलिए आप जितनी ग्रामर्स की बुक पढ़ेंगे आपको वहां पे दो किस्म की क्लासिफिकेशन नजर आएंगी, वेदर दे विल से दैट टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 और वो आर्टिकल्स को एडजेक्टिव्स का हिस्सा मानेंगे। क्योंकि आर्टिकल्स का बेसिक काम तो यही है कि नाउन की मीनिंग में इजाफा करना। एडजेक्टिव्स का भी यही काम है। लेकिन कई ग्रामर ने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स के रूल्स बहुत ज्यादा हैं। अभी जो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ना रूल्स, दो दो मैंने बताए हैं, वो बेसिक रूल्स हैं। इसके तो इतने ज्यादा आगे एडवांस्ड रूल निकल आते हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल। अब वहां पर दा मैन नहीं यूज कर रहे। क्यों? क्योंकि मैन पूरे इंसानों को शो कर रहा है, तो उससे पहले दा का आर्टिकल इमिट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह ही इज गोइंग टू स्कूल, अगर रोज स्कूल जाता है तो दा का आर्टिकल निकाल देंगे। अगर उसके फादर स्कूल जाने तो दा का आर्टिकल डाल देंगे। ऐसे कुरान पाक के साथ दा होली कुरान यूज करेंगे। इस तरह करते हुए बहुत सारे रूल्स हैं एडवांसमेंट में, अगर हम चाहें तो उन रूल्स की वजह से, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आर्टिकल्स को एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच कंसीडर किया जाता है। ठीक है। सो ये मैंने आपको साथ में बता दिया कि 8 या 9 का आपके जिन में कंफ्यूजन वाला मामला खत्म हो जाए। सो बेसिकली देर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस सेंस एंड देयर नेम्स आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन। ठीक है। इंटरजेक्शन बड़ा कम यूज होने वाला है पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन इसका एक चीज हम बहुत देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क हम बड़ा यूज करते हैं। तो इसको भी कुछ हद तक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। चलें। सो नाउ वी आर गोना स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इन दिस क्लास। ठीक है, एंड दैट इज नाउन। Noun is any name of a person, place, thing, or idea, concept, or thought. ठीक है, इट इज नॉन एज नाउन। हमारे बड़े आइडिया, कॉन्सेप्ट या थॉट को नाउन का हिस्सा नहीं पढ़ते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस चीज में इम्प्रूवमेंट आई कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम तो नाउन का करते हैं, लेकिन वो फिजिकली हमारे सामने मौजूद नहीं होती। हम उन्हें अपनी 5 सेंसेस से उनके बारे में जजमेंट नहीं कर सकते। हमारी 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? देखने की सेंस, सूंघने की सेंस, टच की सेंस, टेस्ट की सेंस और महसूस करने की सेंस थ्रू आवर स्किन। तो ये 5 सेंसेस के जरिए हम जिन नाउन्स को नहीं जज कर सकते कि ये मौजूद हैं, लेकिन उनका जिक्र हमारे दिमाग में होता है, हमारी बातों में होता है और बाकायदा वो नाउन की तरह अपना रोल प्ले करते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आज हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज नाउन्स के ग्रुप में सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का है। तो इसको फिर हम तब लेके आएंगे जब हमारी क्लास थोड़ी सी रनिंग में होगी और बच्चे थोड़े से यूज टू हो जाएंगे इंग्लिश के साथ। ठीक है, फेमिलियर हो जाएंगे ग्रामर के साथ, तब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ध्यान रहेगा पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ। बट आपने जेन में रखना है कि देयर इज अ कैटेगरी नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो एग्जिस्ट करती है और जिनके बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं और जिनको आइडेंटिफाई करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी मैंने एक मिसाल नीचे लिखी है आपके लिए। चले मैं पहले पर्सन से पढ़ना शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन दैट आर पर्सन: अली, उमर, शाइस्ता, ओनेसा। इसमें आप बॉय गर्ल भी डाल सकते हैं। जितने भी इंसानों के नाउन्स हैं उनको हम पर्सन वाले नाउन कहेंगे। सिमिलरली पाकिस्तान, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, सिटी, कंट्री, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये तमाम चीज़ें जो किसी जगह के तौर पे मानी जाती हैं उनको हम प्लेस वाले नाउन्स कहेंगे। सिमिलरली थिंग वाले नाउन्स कौन से होंगे? बाइक, कार, बैग, कबर्ड, मोटरसाइकिल, फैन, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप। These all things are nouns that are known to be the category of things. ठीक है। अच्छा,
फिर लास्ट पे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिर्फ आज नाम लूंगा, इसके बाद हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। मैरिज, पार्टी, हैप्पीनेस, सैडनेस, लेजीनेस, विजडम। ठीक है। अच्छा, फैमिली को यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिख दिया है। ठीक है। जो कि ऑफ कोर्स कलेक्टिव नाउन भी है, लेकिन इसको ना मतलब हम फैमिली को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों लेके जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम एक थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ओके। तो अब आते हैं पिक आउट द नाउन्स। अब हमने करना है सिंपल सिंपल, जो आपको यहाँ पे नाउन्स नजर आएंगे उसकी एक प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, कि हमने जो डेफिनेशन बोली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर बाकी के तीन किस्म के जो नाउन्स हैं उसमें आपने मेरा साथ देना है और मुझे बताना है कि इन सेंटेंसेस में कौन से वर्ड्स नाउन्स हैं। ठीक है। एंड अगेन वही बात, नाउन्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि नाउन्स के आगे रूल्स आएंगे। अभी इसके कॉमन प्रॉपर कैटेगरी बनेगी, फिर आगे रूल्स आएंगे कि कॉमन के ये रूल्स हैं, प्रॉपर के ये रूल्स हैं। तो इसलिए इनकी आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए ज़रूरी है। ओके। सो मैं एक एक करके जुमला पढ़ूंगा और जो वॉलंटरली अपना पार्ट प्ले करना चाहे वो ज़रूर करे। आदिल इज अ बॉय। इसमें बताइए नाउन कौन सा है? आदिल 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 बॉय। बॉय, दो नाउन है। अच्छा, किसी और ने भी बोला था, उनकी मुझे आवाज़ बड़ी थोड़ी सी जी आई। हाँ here's जी, my son 11 years old Rabi Tahir and he is participating very with keen interest. माशाल्लाह, ग्रेट, इट्स ग्रेट टू हियर दैट, माशाल्लाह। Most welcome to that person that Rabi Tahir, yes. mashallah, mashallah, our young or junior participant, mashallah. I warmly welcome you beta here. Okay, अच्छा जी। So Fatma is a good student। अच्छा, आदिल में बिल्कुल आदिल नाउन फातिमा है और स्टूडेंट बॉय भी नाउन है। ठीक है जी। फातिमा एंड स्टूडेंट बोला फात आपने। यस Okay, that is the correct answer. Fantastic. Okay, Salma is my sister. Third one. सलमा सिस्टर Okay, mashallah, fantastic. And the fourth one is the child is weeping. चाइल्ड वीपिंग No, weeping is not. Weeping is Only not a child. noun. Yes, only child is the noun. चाइल्ड Okay. Umar is not my uncle. उमर और अंकल Fantastic, mashallah. Lions are brave. लायन और ब्रेव No, brave is not a noun. We'll study it Hmm. later, but brave is not a noun. Okay. It is Actually basically look an like a adjective. noun. Brave. Yes, it looks like a noun. Hmm. Actually, its noun would be bravery. Bravery would be an abstract noun, but brave is Hmm. an adjective. Okay. Okay. 7-1 is cats are cute. कैट Cat. अच्छा, और भी कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे या किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप जरूर बोला करें, बाकी लोग भी। ठीक है। Cats are noun, of course. Okay. 8-1 is do you have a hat? नो नोन है ही नहीं इसमें हैट हैट। Hat. Hat is the noun. Okay. So अब हमें थोड़ी सी समझ आ गई कि nouns कौन से हैं। आगे चलते हैं, थोड़े से और जुमलों में पढ़ते हैं nouns। Ali goes to school। इसमें कोई अली पार्ट? अली। इज अ नाउन ओके, अली अली इज अ नाउन, जैनब ने कहा जी। और कोई नाउन है इसमें अली गोज टू स्कूल में? नो स्कूल स्कूल, ऑफ कोर्स, स्कूल इज अ प्लेस। इसलिए मैंने अभी पीछे कहा था स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ऑल दीज प्लेसेस आर आल्सो नाउन। अच्छा देखिए, मैं इतनी ओके सिंपल सी एक्सरसाइज जो करवा रहा हूँ ना, इसकी रीजन ये है कि हमारे आसपास तकरीबन न्यूमरस नाउन्स हैं, काउंटलेस नाउन्स हैं, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते कि क्या ये भी नाउन है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का ये फायदा है कि हमारी थोड़ी सी ना कह लें कि विजन हमारा ब्रॉड होगा और हमें समझ आएगी कि कौन कौन सी चीजें नाउन की कैटेगरी में आ सकती हैं। ओके। Sir, I have a question here. यस मैम। School is used as a object here. No ma'am, school is used as the name of a place where you go. For example, uh, someone asks you that where are you going, you say I'm going to school, I'm going to school. That person will get where are you going exactly. So school is a kind of place, name of a place. University is also a name of a place.
जो आपके जहन में मेरे ख्याल से ओके। कंफ्यूजन आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है कि मैंने किसी स्पेसिफिक स्कूल का नाम नहीं लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह देता आई एम गोइंग टू मॉडर्न स्टैंडर्ड स्कूल फॉर एग्जांपल, या आई एम गोइंग टू अलाइड स्कूल, वहां पे तो मेंशन हो जाता कि क्लियर हो जाता कि कौन से स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन खाली स्कूल हमारे जहन में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि शायद स्कूल किसी प्लेस का नाम नहीं है, बट स्कूल भी प्लेस का अच्छा, नाम है। मेरा जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोगों ने शुरू से जैसे पढ़ा कि सेंटेंस के थ्री पार्ट्स होते हैं ना, और थ्री पार्ट्स के बाद सेंटेंस से कंप्लीट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड एंड वन। ऑब्जेक्ट, वर्ब। एसवीओ एसवीओ। वर्ब। हाँ, वर्ब। जी जी मैम। जी जी। वर्ब। तो इसमें अली जो है, अली अली सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, देन स्कूल इज ऑब्जेक्ट। मैम मैं बताता हूँ। अच्छा, आप अगर उस पैटर्न पे बात करें ना, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब के और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ना, ये हम तब डिस्कस करते हैं जब हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं। वहां पे हमें क्या करना होता है कि अगर हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें वहां पे बहुत ज़रूरत होगी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हिस्सा नहीं है। वो हमें वहाँ पे अलहदा से पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्लैरिटी दे दूँ कि सब्जेक्ट भी नाउन्स होंगे, ऑब्जेक्ट भी नाउन्स होंगे। अभी पार्ट ऑफ स्पीच के मुताबिक हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से नाउन ये इंसान का नाम है, प्लेस का नाम है, या थिंग का नाम है। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट थिंग के मानी में ले रहा था, जिसका मोबाइल फोन इज अ थिंग हियर। तो ये उस कॉन्सेप्ट में हमें अभी फिलहाल लेना है। तो स्कूल यहाँ पर प्लेस है बेसिकली, लेकिन अगर हम इसको टेंसेस के एतबार से देखेंगे तो स्कूल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अली ईट्स एन एप्पल, अब यहाँ पर एप्पल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और फातिमा स्लैप्ड, फातिमा स्लैप्ड आमना, फातिमा ने आमना को मारा। अब आमना तो वैसे पर्सन है ना मैम, लेकिन फातिमा स्लैप्ड आमना में आमना ऑब्जेक्ट बन जाएगी, फातिमा सब्जेक्ट बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नाउन्स ही होते हैं, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाके देखेंगे तो फातिमा होगी मारने वाली सब्जेक्ट, जिसको मार पड़ी वो ऑब्जेक्ट। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलें, तो अब आगे चलते हैं। नंबर टू, आमना एंड अस्मा आर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने पूछा नहीं, इज इट क्लियर मैम नाउ? हाँ जी, बस मुझे ये पूछना है कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, वो तो मुझे समझ आ रही है कि जस्ट हम नाउन को ही जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन हमें वैसे कोई भी सेंटेंस अगर उसको देखना है तो हमें किस अप्रोच से आना है? सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमें शुरू से समझाया गया उस अप्रोच से, ये असल में जो ना मैम, जी थ्री मैं आपकी पार्ट। बात, जी मैं आपकी समझ गया, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। असल में हमें शुरू से सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सिखाया गया है वो सिखाया गया है टेंसेस के एतबार से। यही तो मेरा ये कोर्स बनाने का मकसद था कि हमें कभी टेंसेस से हट के सोचना सिखाया ही नहीं गया। हमने शुरू ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया, एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अ, अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वो चीज़ जो हमें टेंसेस से पहले बताई जानी चाहिए थी हमारी क्लासेस में, जिसको हमें रेगुलरली नहीं बताया गया, प्रैक्टिस नहीं करवाई गई, एक्सरसाइज नहीं करवाई गई। तो इस वक्त हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हम सब ने अपने स्कूलिंग में एसवीओ को ही समझा। तो सब सेंटेंस को देखने के कई तरीकाकार हो सकते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखेंगे तो देखेंगे कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। और अगर हम टेंसेस में चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि एस वी ओ कैसे हैं, सब्जेक्ट कहाँ पे, वर्ब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। और अगर हम आउट ऑफ टेंस निकल जाएंगे, आउट ऑफ टेंस वो स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ही इज अ बॉय, ठीक है। अब ये जो जुमले हैं इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, बॉय उसका कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं हो गया। ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जाए। तो यहाँ पे हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर बदलना पड़ेगा, हम तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाएंगे। तो ये असल बात है। तो यही हमारी जो कन्फ्यूजन हमें बनती हैं डेली लाइफ में, उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि टीचर्स की भी बेसिक इतनी ज़्यादा गलती नहीं है। प्रॉब्लम है एजुकेशनल सिस्टम में टेंसेस को ही कह लीजिए कि एक रीढ़ की हड्डी बताया जाता है इंग्लिश की। एक कह लें स्केलेटन इंग्लिश का टेंसेस को माना जाता है, जबकि टेंसेस ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, आई होप कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल। अब जैसे मैं आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है इंग्लिश इज बियॉन्ड टेंसेस, उसके अकॉर्डिंगली ही ये चीजें जा रही हैं कि हम लोग जब बिगनर्स में ही, बिगनिंग लेवल पे ही ये चीजें इस तरीके से नहीं सीख पा रहे, तो उस एडवांस लेवल पे जाके जहाँ पे आप ग्रुप में एक्सरसाइजेस वगैरह सारी दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ रही हैं कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से हट के थी, जो जी कि मैम। हमें वो अप्रोच मिली नहीं। ठीक है। एग्जैक्टली exactly. तो अब चूंकि आप हमारी अप्रोच, पुरानी अप्रोच को तोड़ रहे हैं, तो जाहिर बात है क्वेश्चंस तो आएंगे। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह आई होप कि आपका जो अपकमिंग कोर्स है वो हमें एक बेहतरीन अप्रोच देगा इंग्लिश की स्किल। जी मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं आप सभी को इस चीज़ पे, एक और चीज़ मैम, आपने बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ के, कि ये क्वेश्चन बाकी ग्रुप मेंबर्स के या बाकी पार्टिसिपेंट्स के जहन में भी आएंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है, कभी ना शर्माइए, कभी ना हेजिटेट करें इस चीज़ पर कि मैं क्या सोचूंगा या दूसरे बंदे क्या सोचेंगे। इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर आज हमने ना सीखा तो हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे। जो जो क्वेश्चन है, छोटे से जी जी। तो हम इस चीज पर थे कि असल में ये बात है कि किसी के ज़हन में भी कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझसे डायरेक्टली पूछे। अगर आज हमने ना सीखा तो कभी भी नहीं सीख सकेंगे। और मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा कि आपने मुझसे ये भी क्यों पूछा, सर ये ए क्यों लिखा हुआ है, या यहाँ पर इज क्यों लिखा हुआ है। लाइक सेंटेंस नंबर 4 देखें, लाहौर इज अ बिग सिटी। अब आप में से कोई मुझसे पूछे सर वर्ब किधर है, ठीक है, आपको कोई यहाँ पे विजिबल वर्ब नजर नहीं आ रहा, जिनको वर्ब हम मानते हैं, हम मानते हैं 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले को वर्ब। क्योंकि हमने शुरू से एसवीओ के अंदर वर्ब यही सीखा कि वर्ब की 4 हालतें होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब उसमें से कोई भी फॉर्म आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बताएं सेंटेंस नंबर 4, लाहौर इज अ बिग सिटी, इसमें वर्ब कहाँ पे है। सर इसमें वर्ब जो है वो एक्चुअल नहीं है, लेकिन इज जो है ना वो स्टेट ऑफ बीइंग का काम कर रहा है। राइट राइट राइट। तो इट इज इटसेल्फ अ वर्ब। और अभी भी ये कह लीजिए तलत कि हमें ये भी लग रहा है कि एक्चुअल वर्ब नहीं है, हालांकि ये भी एक्चुअल वर्ब है। आप ये कह लीजिए 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, या डायनामिक वर्ब नहीं है। जी स्टेटिव वर्ब तो है, जी। डायनामिक नहीं है। तो यही तो बात है कि ये बी हमारा फॉर्म, बी फॉर्म में आ बी जाते हैं ना फॉर्म में आ सर। जाएगा। जी मैम, जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली बी फॉर्म में आ जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट कि ना हमारा माइंड अभी भी यही सोचता है कि जिसकी यही 4 सोचता फॉर्म्स है। होंगी वही असली वाला वर्ब है। क्योंकि असली हमने वर्ब उसको शुरू होगा। से सीखा इस अंदाज में। दैट्स इज द प्रॉब्लम। जी। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। चीज़ें क्लियर होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। और मेरा पॉइंट था कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिए। इवन अगर आपको कॉमे का भी पूछना है, क्यों लगा हुआ है, आप मुझसे पूछिए। ठीक है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल द टाइम। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं क्लास में। सो हम थे